हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ। लास्ट टाइम मैंने आपको किरचॉफ का लॉ समझाया था या रूल समझाए थे। दो रूल थे, किरचॉफ का फर्स्ट रूल और कौन सा वाला रूल था, सेकंड रूल। और उसमें हमने देखा था कि करंट जंक्शन पे कैसे बिहेव करता है और पोटेंशियल पूरे लूप में कैसे बिहेव करते हैं। उसी हिसाब से उनके नाम हैं जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। हम बिगिन करते हैं विद एग्जाम्पल। सो वी कंसीडर एन एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ऐसे एक सेल और एक रेजिस्टेंस, और इधर भी हमारे पास एक सेल और एक रेजिस्टेंस, और ये कुछ ऐसे है, और उसके बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है और वो ऐसे कुछ कनेक्टेड है। इनकी वैल्यूज रैंडमली कुछ ले लेते हैं। मान लो 2 वोल्ट 1 ओम, और इसका भी 4 वोल्ट लेट से 2 ओम, और इसको हम ले लेते हैं 10 ओम। ऐसे कुछ है। और कोई तुमसे कहता है कैलकुलेट करंट इन ईच साइड। कोई तुमसे ऐसे बोलता है कि ये कैलकुलेट करो कि कितना होगा। शुरू कैसे करोगे? लास्ट टाइम मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने कहा था सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन सही ले लेंगे तो ठीक है, अगर गलत भी ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। बट यार कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है ना। मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इसको हम मान लेते हैं I1। एक और कॉमन सेंस बोल रहा है कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इसको हम मान लेते हैं I2। एक चीज़ क्लियर है, I2 तो हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये वाली बैटरी है ना, ये बड़ी है, दिस इज बिग वन। इसका मतलब ये पूरे सर्किट पे डोमिनेट करेगी, और डोमिनेट करेगी तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से करंट फ्लो कराएगी, और इसकी मर्जी क्या है कि करंट जाना चाहिए कहाँ पे, इधर को। ये तो पक्का पॉजिटिव होगा। इसके बारे में मेरे को डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि ये बैटरी छोटी है। कई बार क्या होता है कि बैटरी डोमिनेट कर जाती है, यहां से करंट फ्लो होता है और उल्टा इसमें घुस जाता है। मतलब ऐसे होता है ना कि यहां से करंट निकलेगा, कुछ इधर आएगा और कुछ इधर चला जाएगा। पॉसिबल है। अदरवाइज इन मैक्सिमम केसेस करंट यहां से निकलेगा, करंट यहां से निकलेगा, दोनों मिलके कहां जाएंगे, इधर जा रहे होंगे। इसलिए बेटा I1 के साइन का कोई गारंटी नहीं है। I1 कैन बी पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन में I2 is always positive, I1 can be positive और नेगेटिव। ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? ऊपर से करंट आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? यहाँ करंट जाएगा I1 प्लस I2। क्लियर हो गया? ऐसे करते हैं। अब हम लूप बनाते हैं। अगेन हमारे पास चॉइसेस हैं। लूप हम क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं लूप ऐसे बनाऊं। ये तो एक लूप हो गया। दूसरा मैं आउटर ले लेता हूं। आउटर का मतलब हुआ कि मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये एक लूप बना दिया मैंने। क्लियर हो गया? और उसके पहले कौन सा लूप बनाया था? वो ये वाला बनाया था मैंने, ऐसे 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 ऐसे। आई होप क्लियर है। ऐसा करते हैं, पहले वाले को बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं हम 2। कितने लूप हो गए हमारे पास? 1 and 2, वी हैव गॉट 2 लूप्स। अब हम करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लूप में। फर्स्ट लूप में कैसे स्टार्ट करोगे आप सोचो। बेटा कहीं से शुरू कर लो, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया तो था। मान लो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। हम इधर से स्टार्ट करके पहले जाते हैं आगे, देखो नो चेंज इन पोटेंशियल। बट जब हम इधर जाएंगे ना, इस तरफ, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि जब हम देखो करंट कहाँ जा रहा है, करंट इधर जा रहा है। मैंने समझाया था कि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या ले रहे होते हैं, माइनस ले रहे होते हैं, और सेल में लोअर पोटेंशियल से हायर पे जाते हैं तो ये प्लस ले रहे होते हैं। याद है आपको? तो उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सोल्यूशन में इन लूप वन रिलेशन क्या आएगा। देखो हम लोग चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या आएगा, -IR1 -IR है ना। और I कितना है, I1 कितना है, तो आएगा -I1 × R। R कितना है, 1। खत्म हो गया। इस वाले में देखो हम जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पे जा रहे हैं, और लोअर से हायर पे जाएंगे तो क्या आएगा, +2। वेरी गुड। अभी नो चेंज। अब हम इधर से इधर जाते हैं। जब तुम इधर से इधर जाओगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पे जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा नेगेटिव में, तो आएगा -4। आई थिंक आपको क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद देखो करंट इधर को जा रहा है, लेकिन हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोचो ना तुम, अगर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे, तो क्या होगा कि करंट एक्चुअली चल रहा है ऐसे,
तो ये वाला साइड होगा हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट जब आगे जाएगा ना तो एनर्जी का लेवल लो हो जाएगा। इसका मतलब हम जा रहे हैं कैसे, हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का मतलब हुआ हम लोअर से कहाँ जा रहे हैं, हायर की तरफ जा रहे हैं। पोटेंशियल में डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और हम क्या लिखेंगे +2I2 एंड पूरा लूप कंप्लीट हो गया। तो दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू 0, -I1 +2I2 इज इक्वल टू 2। वी हैव गॉट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक क्लियर है। अब हम बात करते हैं लूप 2 की। वी हैव नाउ लूप 2। लूप 2 की बात करें, दोबारा देखते हैं हम लूप को। लूप 2 की बात करते हैं और कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मूव करना है। ऐसे मूव करने का मतलब हुआ कि हम पहले आगे जाएंगे। आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ध्यान रखना, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेशन क्या आएगा, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेशन आएगा -IR ना। R कितना है 10 और I कितना है यहाँ पे I1 + I2। कैन यू सी दैट। इस वाले वायर में कितना करंट है, इस वाले वायर में करंट है I1 + I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10 के बराबर। चलो जब हम यहाँ से इधर से इधर गए तो -10 I1 + I2, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहाँ तक आ गए, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब हम जैसे आगे जाएंगे ना, हम जैसे यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएंगे, पोटेंशियल कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना 2 एंड ये वोल्टेज कितना है 4। तो जब तुम इधर से इधर जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम को क्या बोलते हैं, माइनस में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2I2। -2I2 मतलब IR हो गया ना, I कितना है I2 और R कितना है 2। चलो डन, आगे चलते हैं। यहाँ देखें हम, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर है। जब हम जंप करके यहाँ पहुँचेंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा +4 और हम यहाँ पे लिखेंगे +4 = 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -10I1 -12I2। 12 क्यों आ गया, 10 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, दोनों माइनस है तो -12 हो जाएगा, +4 = 0। आई थिंक इतना क्लियर है। एक काम करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और शफल कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5I1 + 6I2 = 2 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। कितने अननोन है, 2, और इक्वेशन कितने हैं, 2। अभी सॉल्व करने का मेथड है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं कैसे आपने सॉल्व करना है। या तो हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 से I1 उठा लेते हैं। तो ऐसे बोलते हैं फ्रॉम 1 I1 कितना आएगा, देखो I1 आएगा = 2I2 - 2। चेक करो आप लोग, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इस वाली वैल्यू को हम क्या कर रहे होते हैं, इस वाली वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, मतलब सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम 1 इतना आ गया, फिर हम बोलेंगे फ्रॉम 2 I1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 5 I1 की जगह कितना रखेंगे, देखो यहाँ पे I1 है ना, इस I1 की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं। वो कितनी आएगी, 2I2 - 2 +6 क्या लिखेंगे साथ में, I2 = क्या आएगा, 2। आई होप इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। रिलेशन कितना आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा 2 और 5 को मिलाएंगे कितना आएगा 10, और यहाँ पे 6 है, कितना हो जाएगा टोटल, ये आएगा 16I2। आई थिंक क्लियर है। साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा -10 = 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो I2 कितना आ जा रहा है, I2 = 12/16 दैट इज 3/4 एम्पियर। देखो मैंने आपसे बोला था ना I2 पॉजिटिव आएगा, I2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमने क्या करना है, I1 निकालना है। I2 निकल गया, अब हमने I1 निकालना है। I1 का इक्वेशन कौन सा है, I1 का इक्वेशन ये है। और अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन आएगा I1 = 2I2 - 2। तो I2 का ये रिलेशन है फर्स्ट इक्वेशन से, अभी हमने देखा था, ये रिलेशन आ गया। इसमें I2 की वैल्यू डालते हैं। I2 हमने अभी सॉल्व करा था और वो कितना आ रहा है, 2 × 3/4 एम्पियर -2। हाउ मच इज दिस, 3/2 - 2 कितना आ रहा है, -½ एम्पियर। ये आ गया I1। अब अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें, मैंने आपसे बोला था I1 पॉजिटिव भी हो सकता है, I1 नेगेटिव भी हो सकता है। डायग्राम से दोबारा देखें तो डायग्राम कैसा है, डायग्राम वॉज कि ऐसे एक सेल था, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये ऐसे कुछ आ रहा था, और नीचे था कितने का वैल्यू, वो था 10 ओम का वैल्यू। यहाँ पे था 1 ओम, दिस वॉज 2 ओम, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट। आपके पास अब आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास चॉइस ये है कि ये था I2, इसको हमने I2 बोला था, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है।
I1 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो या तो तुम एक काम करो, या तो तुम डायग्राम में मॉडिफाई कर दो, या डायग्राम में मॉडिफाई नहीं करते तो I1 की डायरेक्शन आप सेम रख सकते हो, बस तुम इसको माइनस बोल सकते हो। दोनों केसेस में हम कर सकते हैं। देखो 2 मेथड है। तुम बोलोगे सर ये ऐसे होगा, तो मैं आपसे बोलूं कि करंट इन 10 ओम बताओ कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर करंट इन 10 ओम होगा I1 प्लस I2 दैट इक्वल टू हाउ मच, माइनस हाफ प्लस कितने के बराबर आ रहा है, 3/4 के बराबर। यहां से आएगा 4, सो हाउ मच इज दिस, दिस -2 + 3 कितना आ गया बेटा, ये 1/4 एम्पियर के बराबर करंट आ गया। किसमें, 1/4 एम्पियर करंट आ गया 10 ओम रेजिस्टेंस में। एक मेथड तो ये है जिसमें हमने एरो को चेंज नहीं करा, एरो को हमने कैसा रखा, जैसा पहले था वैसे रखा हुआ है, और हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन या वैल्यू को चेंज कर दिया। करंट को क्या बोल दिया, I1 की वैल्यू आ रही है माइनस में, I1 आ रहा है माइनस में, I2 ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे निकाल दिया। या फिर एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि तुम पूरा फॉर्मूला डायग्राम चेंज कर देते हो। डायग्राम कैसे चेंज करोगे, तुम बोलोगे सर रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में ये हो रहा है कि एक सेल यहां रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, फिर एक रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ, ये रेजिस्टेंस। रियलिटी में हो रहा है कि ये वाला करंट तो पॉजिटिव है, कितना एम्पियर है, 3/4, लेकिन ऊपर वाले सेल का करंट नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब सेम डायरेक्शन अज्यूम करोगे कि ऑपोजिट। तुम बोलोगे सर ऑपोजिट, कितना करंट था ये, अभी अभी हमने निकाला था, देखो I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, I1 की वैल्यू आ रही थी -1/2, सामने लिखा हुआ है तो माइनस, अब हम माइनस नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, ½ एम्पियर, क्योंकि हमने एरो को बदल दिया। अब हम जंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। तुम बोलोगे सर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जा रहा है I', कितना जा रहा है I', को कैसे निकालोगे, हमें मालूम है इस टोटल जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू 0 आती है। आने वाले को पॉजिटिव बोलेंगे तो जाने वालों को, ये जाने वाला और ये जाने वाला, इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ऑन जंक्शन आने वाला करंट 3/4, ये पॉजिटिव ले लिया, जाने वाले करंट को बोलेंगे -½ माइनस I' इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम I' निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/4 -½ दैट इक्वल टू, सेम वैल्यू आएगी नहीं, 3 - 2 दैट इज 1/4 एम्पियर। क्लियर। मैं आपको समझाने की क्या ट्राई कर रहा हूं कि प्रीवियस केस में हमने इस डायरेक्शन को ऑपोजिट नहीं माना था, डायरेक्शन को सेम माना था, लेकिन वैल्यू को क्या रख दिया था, वैल्यू को रख दिया था नेगेटिव में। इस बार ही हमने वैल्यू को नेगेटिव में नहीं रखा, इस बार हमने ऑलरेडी मान लिया कि सिंस I1 वाज नेगेटिव तो I1 किधर होना चाहिए, I1 इधर होना चाहिए, और हमने इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करा। यहाँ पे माइनस किस लिए आ रहा है, यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि किरचॉफ के फर्स्ट रूल के हिसाब से जो चीज जंक्शन से दूर जाएगी उसको हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। सो ये हमारे पास किरचॉफ का एक एप्लीकेशन था जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करा दिया। तो अभी हम पढ़ते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी हम किरचॉफ के रूल के हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप देखो ब्रिज होता क्या है, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे R1, एक और रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे R2, और एक यहां पे R3, एक यहां पे R4, और ये कॉम्बिनेशन एक सेल के साथ कनेक्टेड है, ऐसे कुछ कनेक्टेड है, और ये E है, और दिस R1 R2 R3 R4। तुम ऐसे मान लो, मेरी लैंग्वेज में समझो, तुम ऐसे मानो कि ये रोड है, हाईवे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रोड यहां को टर्न हो गया इस तरफ, और एक रोड इधर को टर्न हो गया, और ये रोड बाद में मर्ज होके फिर से एक मिल जाएंगे, और ये पूरा का पूरा हाईवे का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो अब ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पे एक रिवर फ्लो हो रही है, रिवर में खूब सारा पानी है, और हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला रोड और नीचे वाला रोड आपस में पैरेलल चल रहे हैं, बट रिवर है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं ऐसे मान के चलता हूं कि हाईवे के ऊपर गड्ढे हैं, गड्ढा मतलब रुकावट, रुकावट मतलब रेजिस्टेंस, ये भी गड्ढा है रेजिस्टेंस, ये भी गड्ढा है रेजिस्टेंस, ये भी गड्ढा है रेजिस्टेंस। सो ये रोड है और रोड में गड्ढे हैं, मान लिया। अब यहां बीच में रिवर फ्लो हो रही है। अब किसी ने इस वाले रोड से इस वाले रोड से इस वाले रोड पे आना है, तो तरीका क्या है, या तो वो पहले बैक जाए फिर ऐसे आए, बट उसमें तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसके बीच में ब्रिज डाल देंगे। ब्रिज डाल दिया, लेकिन ब्रिज में भी गड्ढे होंगे, देखो ये ब्रिज बन गया, और R5 का मतलब रेजिस्टेंस है, और वो उसको हम गड्ढे से समझने की ट्राई कर रहे हैं। सो ये एक तरह का ब्रिज है। ब्रिज का मतलब हुआ वी हैव वन रोड, वी हैव अदर रोड, एंड बीच में जो हमने लाइन डाली है दैट्स कॉल्ड ब्रिज। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहां से कोई करंट I आ रहा है, वो डिवाइड हो गया I1 में और ये I2 में, और यहां से I1 आ रहा है, और ध्यान से समझो, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे करंट जा रहा है I', ऐसा हमने मान लिया कि I' जा रहा है,
तो इस वाले लाइन में कितना करंट जाएगा, इसमें जाएगा I1 माइनस आई डैश। बेटा क्लियर हो रहा है, इसमें जाएगा I1 माइनस आई डैश के बराबर करंट, क्योंकि पीछे से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है I1, यहां चला गया आई डैश, यहां जाएगा I1 माइनस आई डैश। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। चलो यहां से I2 आ गया, ऊपर से आई डैश आ रहा है, इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा I2 प्लस आई डैश, प्लस आई डैश। आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है जी, हमारे पास एक सर्किट बन गया। अभी हम ऐसा करते हैं, अब हम किरचॉफ का लूप बना देते हैं। किरचॉफ का लूप हम ऐसे बना देते हैं, दिस एंड दिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट लूप, इसको बोलते हैं हम सेकंड लूप। क्लियर। अब हम करते हैं सॉल्व, फिर हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग कैसे होती है। तो अभी हम बात करते हैं इन लूप वन। हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं और चलना हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से चलते हैं। चलने का मतलब वी हैव टू कंप्लीट लूप। लूप हमने कैसे बनाया हुआ है, लूप हमने क्रिएट करा है क्लॉकवाइज। सो वी स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, पहले हम आगे जाते हैं, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, और जहां से चले थे वहीं आएंगे, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। चलो गुड। यहां देखो, यहां पे जब हम आगे जा रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट के डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, माइनस I1 R1। बहुत सही। यहां भी देखो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस I डैश R5। अगेन देखो, यहां पे हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने आपको सब पहले से समझा रखा है, यहां पे आएगा प्लस I2 R3 दैट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये हम बात कर रहे थे लूप 1 की। अभी हम बात करते हैं लूप 2। लूप 2 की बात करेंगे तो अब हम दोबारा से कहीं से शुरू होते हैं। लेट्स से हम यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से, और जाना हमने कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जाने का मतलब पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर हो गया। मान लो कि हम यहां से राइट डायरेक्शन में जाते हैं। राइट डायरेक्शन में जाने का मतलब हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, और करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आएगा माइनस R2 I1 माइनस आई डैश। क्लियर। फिर हम आएंगे नीचे, नो चेंज, फिर हम आएंगे ऐसे। करंट कहां जा रहा है, राइट में, और हम जा कहां पे रहे हैं, लेफ्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस R4 इंटू I2 प्लस आई डैश। क्लियर हो गया। उसके बाद हम कहां पहुंच गए, उसके बाद हम पहुंच गए बेटा यहां तक। अब हम जाएंगे ऐसे, करंट नीचे आ रहा है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम फिर से लिखेंगे क्या, प्लस में क्या लिख रहे होंगे हम लोग, प्लस, और साथ में आएगा कितना, R5 इंटू आई डैश, एंड दैट बिकम्स हाउ मच, 0। इस 0 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। सो हमने 2 अलग अलग लूप बना लिए। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप समझो, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड का मतलब हुआ कि इधर की ज्योमेट्री और इधर की ज्योमेट्री एक हिसाब से एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसे को उन्होंने पता कैसे समझाया, उन्होंने कहा कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो मिडिल वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट जाना नहीं चाहिए। किसी ने बोला सर ऐसे कैसे नहीं जाएगा, बोले इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, व्हीटस्टोन ब्रिज की अपनी लैंग्वेज है। मतलब अगर मैं इसको ए बोलता हूं और इसको मैं बी बोलता हूं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, ऐसा उन्होंने बोला कि अगर ये बैलेंस्ड होगा तो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बेटा डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल में डिफरेंस, और वो कितना आएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा बेटा इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं करंट इन R5 कितना आएगा, 0 आएगा। करंट इन R5 0 आएगा तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश आएगा 0। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो हमारे पास ये वाला कंडीशन निकल के आएगा। क्लियर। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेटा आई डैश को रखने वाले हैं 0, और जैसे हम 0 रखेंगे तो हम यहां क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, अगर हमने आई डैश को 0 रख दिया तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। अगर तुमने आई डैश को 0 रखा तो बेटा ये तो खत्म हो गया, क्या बचेगा, माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में, अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा बेटा I1 R1, देखो I1 R1 इज इक्वल टू I2
R2 वी हैव गॉट इक्वेशन, चलो इसको 3 बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये ऐसा कुछ हो गया। I2 R3 बोला ना हम लोग ने, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, हम लोग ने क्या लिख दिया था, हमें लिखना चाहिए यहाँ पे I2 R3। क्लियर हो गया, I1 R1 इक्वल टू I2 R3। क्लियर हो गया, इस इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है। चलो अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी तुमने I डैश को जीरो करना है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा फिर हमारे पास, बचा माइनस R2 I1, देख रहे हो बेटा, R2 I1, और यहाँ पे क्या आएगा R4 I2। तुम जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा I1 R2 इक्वल टू I2 R4। मतलब क्या लिखेंगे हम, I1 R2 इक्वल टू I2 R4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 4। आपको समझ आ रहा है, ये हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडीशन की जब मिडिल वाले में कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब मिडिल वाले में कोई करंट नहीं जाएगा तो इस हिसाब से हमारा रिलेशन जनरेट होगा। एक काम करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे तुम दोनों को डिवाइड करोगे, ये खत्म और ये खत्म, हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा अलग मतलब है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास ब्रिज, वी हैव R5, ये कंडीशन, दिस वॉज R1, दिस वॉज R2, दिस वॉज R3, दिस वॉज R4 एंड ये R5 है। अब सुनो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी इसमें कोई करंट नहीं होगा, और इसमें कोई करंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंसेस की कंडीशन क्या होगी, रेजिस्टेंसेस की कंडीशन ये होनी चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस। बेटा समझ आया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप उल्टा भी बोल सकते हो। तुम लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट भी कर सकते हो, या टॉप अपॉन बॉटम, टॉप अपॉन बॉटम भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ये वाला देखो, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आप कैसे भी चेकिंग कर सकते हो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बेटा समझना, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे है ऐसे कुछ, ऐसे, let's say this is 2, this is 4, this is 4, this is 16, this is 20. What is this? तुम बोलोगे सर it is Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, but not balanced, but not balanced। आपको समझ आया, क्योंकि उसका कारण देखो, उसका कारण दिस अपॉन दिस करो कितना आएगा, 2/4 कितना आता है बेटा, 2/4 1/2 आएगा। अच्छा 4/16 कितना आता है, ये 1/4 आता है। क्या रेशो सेम आ रहा है, रेशो सेम नहीं आ रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, साफ यार ब्रिज तो दिख ही रहा हमें, वी हैव वन रोड, वी हैव वन रोड एंड वी हैव ब्रिज। इसका मतलब दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज बट इट इज नॉट दी बैलेंस्ड ब्रिज। क्लियर हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल कोई आपसे ऐसे पूछे, एग्जाम्पल के तौर पे somebody ask की एक बात बताओ, हमारे पास कुछ ऐसा है कि वी हैव वन रेजिस्टेंस, सेकेंड, वी हैव थर्ड, वी हैव फोर्थ एंड वी हैव फिफ्थ, लेट्स से 10, 5, 20, 10, 30। कोई आपसे ऐसे पूछता है, इसके बारे में बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर 10/5 और 20/10, क्या लगता है तुम्हें, रेशो सेम आ रहा है? यस सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का 10/5 2 होता है, 20/10 भी 2 होता है, ये सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड क्या चीज़ है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी है और एक ऐसा है बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे, बीच वाला जो 30 है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और हम आंसर निकाल सकते हैं। कोई आपसे ऐसे एग्जांपल दे देता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन डायग्राम।
क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन डायग्राम। कौन सा वाला डायग्राम है? डायग्राम ये वाला है, ऐसे कुछ ऐसे है और ऐसे है, ये बना हुआ है। और ऐसे कुछ बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 16 एंड दिस इज 20। बच्चे क्लियर हो रहा है? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस है। इन दोनों का रेशियो 1/4 है, तो इनका रेशियो भी 1/4 है। अगर ये बैलेंस्ड है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? अगर ये कैसा है? ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड होगा तो करंट किस में नहीं होगा? करंट इन 20 ओम इज कितना बेटा? 0। करंट अगर 0 आएगा तो इस वाले वायर को कंसीडर करने का कोई फायदा है नहीं। हमारे लिए तो ये होना और ना होना एक बराबर है, तो हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे और ऐसे कुछ करेंगे। वी हैव दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर? क्योंकि मिडिल वाले में जब करंट जाना नहीं है तो उसके लगाने से कोई बेनिफिट है नहीं। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 16। इट इज ऊपर वाले दोनों सीरीज में कितना आंसर आएगा बेटा? 4, 5। नीचे वाले दोनों सीरीज में होंगे, आंसर कितना आएगा? 20। अब दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में, तो आंसर कितना आएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितना? 4 + 1, इजंट इट? और ये कितना आएगा? 5 / 20, दैट इज 1/4। सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम इज आर आंसर। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इस हिसाब से करते हैं। सो अभी हमने क्या करा? अभी मैंने आपको किरचॉफ लॉ की हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाया, जिसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली किस हिसाब से बिहेव करता है। सेम चीज हम कैपेसिटर में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगा, बट इसी तरह का प्रूफ हम कैपेसिटर में भी कर सकते हैं। सो इट वॉज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ फॉर वेरियस थिंग्स। अभी हम पढ़ते हैं सेल। अब हम स्टडी करते हैं बेटा सेल। तो सेल कैसे होता है? तो सबसे पहले समझे, मैंने आपको बहुत पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था। सेल ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। इसको अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो यहां पे इस वाले जोन में आयंस फ्लो होते हैं। आयन बेटा यहां नहीं फ्लो होंगे, क्योंकि आयन कहां से कहां फ्लो होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव के बीच में होते हैं। इस वाले जोन में इलेक्ट्रॉन आयंस फ्लो होंगे। अगर आयंस फ्लो होंगे तो इस जगह पे क्या लगता है? इस जगह पे लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस। पता है आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है। क्यों लगेगा? क्योंकि जब आयंस यहां से यहां फ्लो हो रहे होंगे तो फ्लूइड कैसा है या केमिकल सॉल्यूशन कैसा है? विस्कस है। विस्कस होने की वजह से यहां पे बहुत सारी रुकावट लगेगी, बहुत सारा रेजिस्टेंस लगेगा, उसमें एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर हम सच में सिंबल दिखाएं ना, सिंबल, आप ऐसे कह सकते हैं सिंबल, अगर हम सिंबल दिखाएं तो हमें दिखाना कैसे चाहिए था? हमें शो करना चाहिए था ऐसे। ये कौन सा वाला टर्मिनल आ गया? ये वाला। फिर हमें कौन सा दिखाना है? ये वाला, बट उसके बीच में क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें शो करना चाहिए था ऐसे और ये ऐसे। इसको क्या लिखना चाहिए था? V+, इसको लिखना था V-, और इसको लिखना था हमने इंटरनल रेजिस्टेंस। हम ऐसे दिखाते, बट ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। लिखना ऐसा चाहिए था, बट हम लिखते कैसे हैं? वी रिप्रेजेंट ऐसे। तो अब आप एक बात बताओ, सेल केवल ये चीज है? केवल ये चीज है कि पूरा है? एक्चुअली पूरा है। दिस होल इज सेल, दिस होल इज सेल। क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा सेल है, जिसमें से ये क्या चीज है? इसको हम बोलते हैं EMF और इसको हम बोलते हैं R। ठीक हो गया? दोबारा से देखते हैं। सेल को समझना है तो हम ऐसे देखते हैं कि ये EMF है और ये EMF है और ये R है, और सेल है ये पूरा। एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं H, इसको हम बोल देते हैं L। H क्या चीज है? H इज हायर पोटेंशियल साइट। H क्या चीज है? हायर पोटेंशियल साइट। L इज क्या चीज है? लोअर पोटेंशियल साइट। ठीक हो गया? बहुत अच्छी बात है। पहला केस है, केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो करंट इन सेल। अगर सेल में कोई भी करंट नहीं होगा तो I की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो IR कितना आएगा? 0।
मतलब आई आर जीरो आने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू ई। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा, इसके अक्रॉस तो कुछ भी नहीं है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के अक्रॉस। क्योंकि सेल, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, सेल केवल ये नहीं है, सेल ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम लोगों ने सेल किसको बोला है? सेल इसको बोला, दिस इज सेल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसके अक्रॉस कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो एनर्जी का लॉस कहां पे होगा? केवल यहां पे होगा। आपको समझ में आई बात? तो उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इक्वल टू ई। डन। अब हम पढ़ते हैं, ये केस था वन बेटा, केस वन था। नाउ वी हैव केस टू। तो अभी हम बात करते हैं केस टू। इसका नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ये डिस्चार्जिंग का क्या मतलब है? डिस्चार्जिंग का मतलब है कि ये हमारे पास सेल है, ये पूरा सेल है। अगर हम सेल को किसी बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी, किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं करते तो ये बंद पड़ा रहता है। बट जैसे तुम किसी चीज के साथ कनेक्ट कर दोगे, लेट से यू हैव कनेक्टेड विद एनी डिवाइस, ऐसे कुछ लगा है, पता नहीं क्या है, बल्ब है मान लो ये जैसे तुम कनेक्ट करते हो वैसे करंट का फ्लो बिगिन हो जाता है। अब करंट का फ्लो होगा तो सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो हम केस टू पढ़ रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इस टाइम पे सेल में से करंट फ्लो होके बाहर को जा रहा है। अब हमने इसका इक्विवेलेंट देखना है। तो इक्विवेलेंट तुम बना सकते हो। तुम कहोगे सर देखो सेल, हमने केवल सेल पढ़ना है तो बल्ब को स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या चीज है? हायर है, और ये क्या चीज है? लोअर है। और जब डिस्चार्जिंग होगी बेटा, ध्यान रखो, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट किधर को जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब सेल के नेगेटिव टर्मिनल से किधर को जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ सेल। जब वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा तो करंट ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब हुआ करंट ऐसे जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? ये है आर और ये है ई। डन। बहुत अच्छी बात है। हमने क्या करना है? हमने सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कोई तुमसे ऐसे क्वेश्चन करे, क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, तो तुम क्या दोगे? तुम सॉल्यूशन में बोलोगे इट इज VH माइनस VL। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये हायर होगा ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये वाला पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेल अकेला ये नहीं है, सेल में ये भी तो है। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल? तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा? इट इज VH माइनस VL। हमने फाइंड क्या करना है? हमने VH माइनस VL फाइंड करना है। शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? तो यहां पे लिखते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम L। L से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? करंट को क्या मान लेते हैं हम? I मान लेते हैं। L से स्टार्ट करके हम आगे जा रहे होते हैं। जब हम L से स्टार्ट करके आगे जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? जब हम L पे थे तो पोटेंशियल कितना होगा? VL। जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस IR। याद है ना माइनस क्यों? जब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं थ्रू रेजिस्टेंस तो माइनस IR। क्लियर है? माइनस IR। फिर हम जाएंगे सेल के थ्रू, ये सेल है। अब हम सेल को क्रॉस करते हैं। जैसे हम सेल को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस E। हम कहां पे पहुंच गए? हम H पे पहुंच गए। तो अब हमारा पोटेंशियल कितने के बराबर हो गया? हमारा पोटेंशियल हो गया VH के बराबर। सी, जब हम यहां पे खड़े थे तो पोटेंशियल क्या था? VL। जब हम यहां पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना होगा? VH। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको डिफरेंस निकालते हैं VH माइनस VL, तो वो कितने के बराबर आता है? E माइनस IR। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ, दोबारा से बनाता हूं डायग्राम। हमारे पास है सेल, ऐसा कुछ सेल है, और ये पूरा सेल है, और ये क्या चीज हो रहा है? ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर डिस्चार्जिंग के केस में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, कोई तुमसे बोले इसमें से करंट I जा रहा है, ये E के बराबर है, ये R के बराबर है, डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे केस में कोई हमसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज V इक्वल टू E माइनस IR। बेटा क्लियर हो रहा है? E माइनस IR।
एग्जाम्पल के तौर पे कोई तुमसे बोले अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 volt is connected. A cell of EMF 10 volt is connected across a bulb of resistance 2 ohm and current in cell equal to 1 ampere. ध्यान से सुनो बेटा, a cell of EMF 10 volt is connected across a bulb of resistance 2 ohm and current in cell is 1 ohm. Current in cell is 1 ohm. और कोई तुमसे कहता है what is the potential difference across bulb? मतलब हमें हमसे बात करनी है कि बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो तुम बोलोगे सर देखो हमें अच्छे से क्लियर है यार, ये सेल है, देखो ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बल्ब ये कनेक्टेड है, बेटा बल्ब को वही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो इन दो के बीच में होगा। कारण है, मान लो मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, इसको डी बोलता हूँ, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे वी ए और वी बी तो सेम हो गए, क्योंकि ये पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम होगा। आगे वी सी और वी डी भी सेम होंगे, क्योंकि इस पूरी लाइन का भी पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वी ए माइनस वी सी और वी बी माइनस वी डी, ये किसका है? ये किसका पोटेंशियल है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। और ये क्या चीज है? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। और दोनों की वैल्यू क्या आएंगी बेटा? दोनों की सेम आएंगी, क्योंकि बी और ए का पोटेंशियल सेम है, सी और डी का सेम है। सो दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम आएगा। तो कोई तुमसे बोले कि बल्ब के अक्रॉस बताओ कितना पोटेंशियल होगा, तो तुम बोलोगे सर वही होगा जो सेल के अक्रॉस होगा। सवाल यह है कि सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? सेल डिस्चार्ज हो रहा है। करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। सो एक्चुअली जो वी ए माइनस वी सी होगा दैट इज ई माइनस आई आर। E minus IR. And what is E? E was 10. Check करो. What is E? E was 10. What is I? 1 ampere. What is R? 2 ohm. So what is the answer? So answer should be as 10 minus 1 into 2, that comes out 8 volt. इसका मतलब समझने की ट्राई करना। इसका मतलब यह है कि सेल आपके सामने कमिट कर रहा है। क्या कमिट कर रहा है? कि मेरा EMF 10 वोल्ट है, बट एक्चुअली जब बल्ब को पावर मिलेगी, बल्ब को वोल्टेज मिलेगा, तो वो 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, 10 से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? और ये कम मिलने का बेसिक कारण है कि सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू लॉसेस हो जाते हैं। सो इट वाज अबाउट दी डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सो बेटा आज के चैप्टर में, मतलब आज के वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा किरचॉफ के अलग अलग एप्लीकेशन। अभी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल, सीरीज, उसके बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से, कि कुछ सीरीज में कर दिए, कुछ पैरेलल में कर दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट ओनली सेल्स, जिसमें हम ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप से। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।